कारण से ये वीडियो फ़ोन डिस्चार्ज था, स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से रुक गया था। तो चलिए इसको फिर से शुरू करते हैं। अ, कहता है कि वैष्णो देवी कहता है दोस्तों कि जो वैष्णो देवी है, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो ये कश्मीर हिमालय में अवस्थित है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लघु हिमालय के को धौलाधर के नाम से कहाँ जाना जाता है? लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो वह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। लघु हिमालय को नाग टिब्बा के नाम से कहाँ जानते हैं? लघु हिमालय को नाग टिब्बा के नाम से उत्तराखंड को जानते हैं। लघु हिमालय को नाग टिब्बा कहते हैं कहाँ? उत्तराखंड को। उत्तराखंड में लघु हिमालय को नाग टिब्बा कहा जाता है। अच्छा, नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय में है? कुमायूं हिमालय में। दोस्तों नंदा देवी जो है वह कुमायूं हिमालय में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। अच्छा, भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय कहाँ निवास करता है? भोटिया नामक जो खानाबदोश समुदाय है वो लघु हिमालय में निवास करता है। तो भोटिया नामक जो खानाबदोश समुदाय है दोस्तों, वह लघु हिमालय में निवास करता है। ठीक है। आगे देखेंगे। कहता है कि यह हिमालय में नेपाल हिमालय यह यह पश्चिम में सॉरी यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय का है? तो दार्जिलिंग हिमालय का है। मतलब दोस्तों मूल रूप से कह रहा है कि पश्चिम में नेपाल हिमालय, पूरब में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूरब में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। इसको किसको कहा जाता है, मतलब किसका विशेषता है? तो वो दार्जिलिंग हिमालय है, इसको याद रखेंगे। अगला है कि यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दोस्तों दिफू दर्रा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा तथा कांगतो इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं। किसका विशेषता है? अरुणाचल हिमालय का। एक बार फिर समझिएगा। कहता है कि पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दिफू दर्रा तक फैला हुआ है। अच्छा, नामचा बरवा तथा कांगतो इसकी प्रमुख दो चोटियां है। यहाँ पे गलती से लिख दिया है, यहाँ पे इसकी होगा। तो कहता है कि नामचा पर्वत तथा कांगतो इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं। ये किस पर्वत का विशेषता है? तो अरुणाचल हिमालय का विशेषता है, याद रखेंगे। कहता है दोस्तों कि पश्चिमी हिमालय का विस्तार सिंधु से काली नदी तक है। पश्चिमी हिमालय का विस्तार सिंधु से काली नदी तक है। पश्चिमी हिमालय का विस्तार सिंधु से कहाँ तक है? काली नदी तक है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। निम्नलिखित में से किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त किया जाता है? वो हो जाएगा आपका पश्चिमी हिमालय। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय में औसत वर्षा कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। पश्चिमी हिमालय में औसत वर्षा दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है। पश्चिमी हिमालय में औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर होता है, याद रखेंगे इसको। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस हिमालय का विस्तार सिक्किम से सिंगलीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है? वो पूर्वी हिमालय है। कहता है किस हिमालय का विस्तार सिक्किम में सिंगलीला पर्वत के किस हिमालय का विस्तार सिक्किम में सिंगलीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय के पूर्वी सीमा तक है? वो पूर्वी हिमालय हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय के जैव विविधता के संबंध में कौन सा अंतर सही है? पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में जो जैव विविधता है ना, उसके संबंध में कौन सा सही है? ठीक है, उस दोनों में अंतर में कौन सा सही है वही पूछ रहा है। तो पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। माने पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक है और पश्चिमी हिमालय में कम है। पूर्वी हिमालय में दोस्तों जैव विविधता ज्यादा है और पश्चिमी हिमालय में कम है। कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा।
कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। किस दर्रा में जवाहर सुरंग अवस्थित है? बनिहाल दर्रा में। किस दर्रा में जवाहर सुरंग अवस्थित है? बनिहाल दर्रा में। किस दर्रा में जवाहर सुरंग है अवस्थित है? बनिहाल दर्रा में। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा दर्रा भारत के लद्दाख तथा चीन के तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है? वह लानकला है। वह कौन सा दर्रा है जो भारत के लद्दाख तथा चीन के तिब्बत के बीच संपर्क, माने लद्दाख और चीन के तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करेगा? वह लानकला दर्रा है। वैसा दर्रा जो लद्दाख तथा चीन के तिब्बत के बीच में संपर्क स्थापित करेगा ना, वो लानकला दर्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चीन ने सिकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग बनाया है? वो हो जाएगा लानकला। कहता है कि किस दर्रा से होकर चीन ने सिकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है? वह हो जाएगा लानकला दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? वो नाथुला दर्रा हो जाएगा। कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? नाथुला दर्रा। कहता है कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? वो हो जाएगा नाथुला दर्रा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाला प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उप शाखा का भाग है? नाथुला। कहता है वो कौन सा दर्रा है जो भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उप शाखा का भाग है? वो नाथुला दर्रा हो जाएगा। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? तो वो जोजिला दर्रा हो जाएगा। मतलब श्रीनगर और लेह के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करेगा, वो जोजिला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 70। अब 71 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है? वो लिपुलेख दर्रा है। कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है? उत्तराखंड के कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड के कुमायूं को तिब्बत से जोड़ेगा लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड के कुमायूं से जोड़ेगा लिपुलेख दर्रा। किस दर्रे का उपयोग मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने के लिए भारतीय तीर्थ यात्रियों के द्वारा किया जाता है? लिपुलेख दर्रा का, जो कि उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में। कहता है किस दर्रे का उपयोग मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए किया जाता है? तो वो लिपुलेख दर्रा है, जो कि उत्तराखंड में। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाला व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है? लिपुलेख दर्रा। वह कौन सा दर्रा है जो भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है? वो लिपुलेख दर्रा है। कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है? वो लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। मतलब वह कौन सा दर्रा है? तो बोमडीला दर्रा। सबसे पहले जानिए बोमडीला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका काम क्या है? तो यह तिब्बत अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। तिब्बत की राजधानी लहासा है ना, उसी से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से कौन जोड़ता है? बोमडीला दर्रा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले के बीच छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है? दीफू दर्रा। वह कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले, म्यांमार में पड़ता है मांडले, तो वह कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले के बीच छोटा सा रास्ता उपलब्ध कराता है? वो दीफू दर्रा हो जाएगा। आगे है 76 नंबर। कहता है दोस्तों कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित सभी दर्रों में सर्वाधिक ऊंचाई किस दर्रा की है? माने हिमालय में जितना भी दर्रा है उसमें सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, जो कि 554 55 नहीं 5540 मीटर है। ठीक है, काराकोरम दर्रा। अच्छा, काराकोरम दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। काराकोरम दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। तो ये सबसे हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित सभी दर्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाली है काराकोरम दर्रा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यांगजी दिवांग दर्रा हो गया है। वर्तमान में दोस्तों यांगजी दिवांग दर्रा हो गया है, जो कि 5890
मीटर ऊंचाई है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। वर्तमान में यांगजी दिबांग दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। तो यांगजी दिबांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यांगजी दिबांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और उसकी ऊंचाई 5840 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। मनाली को लेह से जोड़ेगा रोहतांग दर्रा, मनाली को लेह से जोड़ेगा रोहतांग दर्रा, मनाली को लेह से जोड़ेगा रोहतांग दर्रा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे अगला 78 नंबर, कहता है किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं? वह कौन सा दर्रा है जिसको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का, लाहौल स्पीति जिले हिमाचल प्रदेश में ही है लाहौल स्पीति जिला, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं रोहतांग दर्रा को। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के प्रवेश द्वार कहते हैं रोहतांग दर्रा को। अच्छा, कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा स्थित करता है? तो बुर्जिल दर्रा है। और बुर्जिल दर्रा जो दोस्तों श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। तो 79 नंबर क्वेश्चन कहा था कि कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा स्थापित करता है, माने एलओसी, तो वो हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, ठीक है। और बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और गिलगित को। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है? वो बुर्जिल दर्रा है। कहता है दोस्तों कि भारत का कौन सा दर्रा, भारत में कौन सा दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है? कौन सा दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को, भारत के कश्मीर घाटी को दोस्तों, भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है? वो बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। तो भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ेगा बुर्जिल दर्रा, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है दोस्तों नीति माना मुलिंगला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नीति माना मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। नीति माना मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। नीति माना मुलिंगला दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा गंगटोक एवं लहासा के बीच है? गंगटोक और लहासा के बीच में जिलेपला है। गैंगटोक 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 और लहासा के बीच में दोस्तों जिलेपला दर्रा है, इसको याद रखिएगा। पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। इसको सुमेलित करना है तो हो जाएगा बारालाचा दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बारालाचा आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तुजू मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। थांगला लद्दाख में हो जाएगा। पांगसाउ अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। तो बारालाचा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा हिमाचल प्रदेश, तुजू मणिपुर, तुजू मणिपुर, तुजू मणिपुर, थांगला दर्रा लद्दाख, थांगला लद्दाख, थांगला लद्दाख और पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। मरखा घाटी भारत के किस राज्य में है? लद्दाख में। मरखा घाटी लद्दाख में है। मरखा घाटी लद्दाख में है। मरखा घाटी दोस्तों लद्दाख में है। मरखा घाटी लद्दाख में है। कौन सा घाटी हेमीरू राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले समझिए हेमीरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। हेमीरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। दोस्तों हेमीरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। दोस्तों हेमीरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। हेमीरू राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। तो कहता है कौन सा घाटी हेमीरू राष्ट्रीय उद्यान मार्ग उपलब्ध कराती है? तो वो मरखा घाटी है। कौन सा घाटी हेमूरी राष्ट्रीय उद्यान मार्ग उपलब्ध कराती है? वो मरखा घाटी है। कौन सा घाटी हेमीरू राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है? वो मरखा घाटी हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा घाटी द्वारा निर्मित होती है? तो नुब्रा घाटी। कहता है कौन सी घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा घाटी द्वारा निर्मित होती है? तो नुब्रा घाटी से निर्मित होती है नुब्रा घाटी। नुब्रा नदी से निर्मित होती है नुब्रा घाटी। और नुब्रा नदी निकलती कहाँ से है? सियाचिन हिमनद से। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन हिमनद से। नुब्रा नदी निकलती है सियाचिन हिमनद से और नुब्रा नदी से ही नुब्रा घाटी बनता है। नुब्रा घाटी अवस्थित है लद्दाख में। नुब्रा घाटी दोस्तों लद्दाख में। नुब्रा घाटी कहाँ है दोस्तों? नुब्रा घाटी लद्दाख में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे।
90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है? तो सुरु घाटी। कहता है कि निम्नलिखित में से लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है? कहता है लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है? तो वो सुरु घाटी है। ठीक है। अच्छा, पार्वती घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश। किन्नौर घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश। अच्छा, मालना मालना घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। तो आपने सुरु घाटी कहाँ है? लद्दाख में। सुरु घाटी लद्दाख में। तो आपने क्या देखा कि लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है? लद्दाख में अवस्थित वो घाटी है जिसका कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है, वो सुरु घाटी है। ठीक है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश और मालना घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ेंगे। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। एक घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल के मार्ग उपलब्ध कराती है। यह किन्नौर घाटी है। समझिएगा, एक घाटी है किन्नौर घाटी, उसी के बारे में कह रहा है। किन्नौर घाटी है दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है, तिब्बत की सीमा के समीप है। किन्नौर घाटी कहाँ है? तिब्बत की सीमा के समीप में है। और यह किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग उपलब्ध कराता है। हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव है चिटकुल, इसको रास्ता उपलब्ध कराता है वो किन्नौर घाटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी सिख तीर्थ यात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है? वो पार्वती घाटी है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी? पार्वती घाटी तो हिमाचल प्रदेश में है, यह समझ गया। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी सिख तीर्थ यात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए सिख यात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है? वह हो जाएगा पार्वती घाटी दोस्तों। तो कहता है दोस्तों कि ये तो समझ गए पार्वती घाटी के बारे में। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी को। देखिए, बास्पा घाटी या सांगला घाटी दोनों का दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बास्पा घाटी या सांगला घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। बास्पा घाटी या सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका हो जाएगा सांगला घाटी। अच्छा, किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? मालना घाटी। छोटा यूनान के नाम से मालना घाटी को जानते हैं। छोटा यूनान कहते हैं छोटा यूनान के नाम से दोस्तों मालना घाटी को जानते हैं। छोटा यूनान के नाम से मालना घाटी को जानते हैं। ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित कुल्लू घाटी किस श्रेणी के बीच अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में देख, कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यह किस श्रेणी में है? तो धौलाधर और पीर पंजाल में है। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन किस श्रेणी में है? तो धौलाधर और पीर पंजाल। तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल में है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा घाटी लाहुल, पांगवाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? तो वो पांगी घाटी है। कहता है हिमाचल प्रदेश का कौन सा घाटी लाहुल, पांगवाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? तो वो पांगी घाटी। तो आपने क्या देखा कि पांगी घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ कौन कौन से लोग निवास करते हैं? तो लाहुल, पांगवाल और भोटिया लोगों का आवास है। ठीक है। निम्नलिखित में किस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदी प्रवाहित होती है? लाहुल घाटी। चंद्र एवं भागा नदी, इसको चिनाब नदी भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में किस नदी से होकर चंद्र और भागा नदी प्रवाहित होती है? तो चंद्र एवं भागा नदी को भी सम्मिलित रूप से चिनाब नदी का नाम दिया जाता है। तो ये लाहुल घाटी से होकर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि भस्मौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल किस घाटी में है? चंबा घाटी में है। भस्मौर, डलहौजी और खजियार
प्रमुख पर्यटन स्थल है। देखिए भस्मौर, डलहौजी और खजियार ना पर्यटन स्थल है, यह चंबा घाटी में है। ठीक है, तो भस्मौर, डलहौजी और खजियार जो है पर्यटन स्थल कहाँ है? चंबल घाटी में स्थित है। कहता है कि उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है? उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है? उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है दोस्तों? यह हो जाएगा अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है, ये आपका हो जाएगा दून घाटी। ठीक है, दून घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है। अच्छा, उत्तराखंड के किस घाटी को मिलान घाटी, मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है? जोहर घाटी। उत्तराखंड के किस घाटी को मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है? जोहर घाटी को। उत्तराखंड के किस घाटी को मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है? जोहर घाटी को। उत्तराखंड के किस घाटी को मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है? जोहर घाटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। अच्छा, यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है, यहाँ कलयूरी राजवंश का शासन था। एक घाटी है जो पिथौरागढ़ में अवस्थित है, यहाँ कलयूरी राजवंश का शासन था। ये अयोध्या से आए थे। निम्नलिखित में से यह किस घाटी के बारे में कहा जा रहा है? तो सोर घाटी। कहता है कि सोर घाटी पिथौरागढ़ में है। सोर घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। सोर घाटी पिथौरागढ़ में, सोर घाटी पिथौरागढ़ में है। और यही सोर घाटी में कलयूरी राजवंश का शासन था। कलयूरी राजवंश का शासन कहाँ था? सोर घाटी में। ये लोग अयोध्या से आए थे, तो सारा बात सोर घाटी के बारे में कहा गया। कहता है कि नेलांग घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नेलांग घाटी उत्तराखंड में, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। अच्छा, न्योरा घाटी किस राज्य में है? दार्जिलिंग में। न्योरा घाटी दार्जिलिंग में, न्योरा घाटी दार्जिलिंग में है। और नेलांग घाटी उत्तराखंड में, न्योरा घाटी दार्जिलिंग में। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा घाटी भारत, भूटान और चीन तीनों के सीमा पर है? तो चुम्बी घाटी है। भारत, भूटान और चीन तीनों के सीमा पर कौन सी घाटी है? चुम्बी घाटी। भारत, भूटान और चीन तीनों की सीमा पर है चुम्बी घाटी। भारत, भूटान और चीन तीनों की सीमा पर दोस्तों चुम्बी घाटी है। चुम्बी घाटी भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में। चुम्बी घाटी सिक्किम में है। चुम्बी घाटी दोस्तों सिक्किम में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस घाटी के लोग को प्रोमोवा कहा जाता है? चुम्बी घाटी। दोस्तों प्रोमोवा कहते हैं, चुम्बक घाटी के लोगों को प्रोमोवा कहते हैं। चुम्बी घाटी के लोग को प्रोमोवा कहा जाता है। अच्छा, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध यूथांग घाटी भारत के किस राज्य में है? हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध यूथांग घाटी किस राज्य में है? सिक्किम में है। यूथांग घाटी सिक्किम में है। सबसे पहले यूथांग घाटी सिक्किम में है। और यूथांग घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? हॉट स्प्रिंग के लिए। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जुकू घाटी किस राज्य में है? नागालैंड में। जुकू घाटी है नागालैंड में। जुकू घाटी दोस्तों नागालैंड में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। अराकू भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अराकू भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अराकू किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अराकू किस राज्य में है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है दोस्तों कि कंबन घाटी जो कि थेक्कारी बरुस बरुसनाद एवं कंबन घाटी जो कि थेक्कारी बरुसनाद एवं कोडाइकनाल पहाड़ियों से घिरी है, भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कहता है कंबम घाटी, सबसे पहले कंबम घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो कंबम घाटी जो कि थेक्कारी थेक्कारी बरुसनाद थेक्कारी बरुसनाद और कोडाइकनाल, थेक्कारी बरुसनाद और कोडाइकनाल, थेक्कारी बरुसनाल बरुसनाद थेक्कारी बरुसनादु और कोडाइकनाल पहाड़ियों से घिरी है, भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है? तो सिंधु नदी के एवं सहायक नदी, गंगा एवं सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदी, सभी के बहाव के कारण ये हुआ है। ठीक है, भारत का मैदान का निर्माण सिंधु नदी एवं सहायक नदी के, गंगा एवं इसकी सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदी, ठीक है, सभी के कारण हुआ है इसका निर्माण। ठीक है, कहता है दोस्तों कि यहाँ पे 113 नंबर, उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान का जो विस्तार है सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है।
ठीक है, ये आप जानते ही होंगे। अगला है, उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर। उत्तर भारत के विशाल मैदान पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है? उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ना, वो पूरब से पश्चिम 3200 किलोमीटर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, उत्तर भारत का विशाल मैदान का चौड़ाई कितना है? 150 किलोमीटर, 150 से 300 किलोमीटर। उत्तर भारत का दोस्तों जो विशाल मैदान है ना, उसका चौड़ाई कितना है? 150 से 300 किलोमीटर है। उत्तर भारत का विशाल मैदान का चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान को उच्चावच एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। समझिएगा, कहता है कि उत्तरी मैदान को उच्चावच एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में, उत्तरी मैदान को उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5। इसमें भाबर आ जाएगा, तराई आ जाएगा, खादर, बांगर और डेल्टा। भाबर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा। भाबर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा। भाबर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा, इसी 5 में विभाजित किया गया है। 117 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं भाबर। उत्तर भारत के में शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में, उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है भाबर। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, सिंधु नदी से दोस्तों तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भूभाग छोटी नदी पत्थर कंकर बजरी के ढेरों से नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो गई है? भाबर। कहता है कौन सा भूभाग छोटी नदी, कौन सी भूभाग छोटी नदियां पत्थर कंकर बजरी के ढेरों के नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो गई है? वो हो जाएगा भाबर। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन है, यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकर पत्थर रेत चिकनी मिट्टी से बनाई है, वो तराई हो जाएगा। कहता है कि यह क्षेत्र जो तराई क्षेत्र है ना, भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र, भाबर प्रदेश के दक्षिण के दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकर पत्थर रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना हुआ है, वो तराई हो जाएगा। ठीक है, 120 कहता है कि भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो गई है वो पुनः, भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो गई है, भाबर क्षेत्र में जो नदियां दोस्तों अदृश्य हो गया है, वह कहाँ दृश्यमान होता है? भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो गया वो तराई में दृश्यमान होता है। भाबर में जो नदियां अदृश्य हो गया है वो दृश्यमान हो गया, मैंने दिखाई देता है तराई भागों में। अच्छा, उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है वो बांगर है। उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी से बना है वो बांगर हो जाएगा, ये आप जानते हैं। दोस्तों, बांगर प्रदेश का विस्तार पंजाब से उत्तर प्रदेश, बांगर प्रदेश का विस्तार पंजाब से उत्तर प्रदेश, बांगर प्रदेश का विस्तार है पंजाब से उत्तर प्रदेश, बांगर प्रदेश का विस्तार है दोस्तों पंजाब से उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा, उत्तरी भारत के निचली भूमि को किस नाम से जानते हैं? खादर। उत्तरी भारत के जो निचली भूमि है, उत्तर भारत का जो निचली भूमि है ना, उसको खादर के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत की निचली भूमि को खादर के नाम से जानते हैं। कहता है कि खादर प्रदेश का विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। मतलब खादर प्रदेश का विस्तार है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है लेकिन। ठीक है, तो खादर जो है दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में और बिहार में देखने को मिलता है। अच्छा, डेल्टा प्रदेश के बारे में सही कथन क्या है? डेल्टा प्रदेश के बारे में, तो ये खादर मैदान का ही बटा हुआ भाग है, बात सही है। डेल्टा प्रदेश जो है वो खादर मैदान का ही बटा हुआ भाग है। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं, ये बात भी सही है। डेल्टा प्रदेश का जो उच्च भूमि है उसको चार कहा जाता है, ये बात सही है। इसमें पुराना एवं नया पंख तथा दलदल सम्मिलित है, ये बात भी सही है। तो डेल्टा प्रदेश के बारे में दोस्तों ये सारा का सारा बात सही है। आपने क्या देखा? खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है, यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं, इसमें पुराना व नया पंख तथा दलदल सम्मिलित होते हैं, यही डेल्टा प्रदेश है। ठीक है, अगला है 126 नंबर, उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर, उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो चार में, इसमें कि पंजाब मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान सम्मिलित है। ठीक है, इसमें शामिल है पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान,
पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसमें शामिल है। दोस्तों कहता है कि पंजाब के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है? सिंधु। पंजाब के मैदान का निर्माण कौन से नदी तथा उसके सहायक नदियों द्वारा हुआ है? सिंधु। पंजाब के मैदान का निर्माण कौन से नदी तथा उसकी सहायक नदी से हुआ है? सिंधु से हुआ है। अच्छा, पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? चौस कहते हैं। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को चौस कहते हैं। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को दोस्तों चौस कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। 129 नंबर है, दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कौन सा नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र। दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कौन सा नदी तंत्र है? तो हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र, इसको याद रखेंगे। 129 हो गया। एक चीज और देखिएगा कि भारत का जो शीत मरुस्थल है ना, वो लद्दाख के लेह को कहा जाता है। दोस्तों भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख के लेह को कहते हैं। 130 नंबर ध्यान देंगे। कहता है कि विश्व दोआब कहते हैं ब्यास और सतलज के बीच। विश्व दोआब है ब्यास और सतलज के बीच। विश्व दोआब है ब्यास और सतलज के बीच। बारी दोआब है ब्यास और रावी के बीच। बारी दोआब है ब्यास और रावी के बीच। रचना दोआब है दोस्तों रावी और चेनाब के बीच। रचना दोआब है रावी चेनाब के बीच। और चेस दोआब है चेनाब और झेलम के बीच। दोस्तों नाम से भी स्पष्ट हो जाएगा, ब स रहेगा तो ब्यास सतलज होगा, बारी है ब र है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गंगा के मैदान का विस्तार है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और बिहार का। और गंगा के मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, गंगा तथा उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः कितने प्रदेशों में सीमांकित किया जाता है? तो ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, तीनों में, सभी में। कहा कि गंगा तथा उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है उसको कितने प्रदेशों में सीमांकित किया गया है? तो ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा के मैदान में सीमांकित किया गया है। 133 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में गंगा का कौन सा मैदान सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है? तो मध्य गंगा का मैदान। दोस्तों मध्य गंगा का मैदान ना सर्वाधिक बाढ़ से ना ग्रसित रहता है, ठीक है। अच्छा, किस गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है? तो मध्य गंगा के मैदान। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक से अधिक पाया जाता है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। कहता है कि गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, जिसे पटना के निकट क्या कहते हैं? जल्ला कहते हैं। गंगा के मैदान में इधर उधर माने यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, जिसे पटना के निकट क्या कहते हैं? पटना के निकट उसको जल्ला कहते हैं। और मोकामा में इसको टाल कहते हैं। मोकामा में टाल कहते हैं, ठीक है। पटना के निकट जल्ला कहते हैं और मोकामा में इसको टाल कहते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्तों को कहते हैं बील। पश्चिम बंगाल में जल से भरा जो गर्त है ना उसको बील कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जल से भरा गर्त को दोस्तों बील कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में किस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक हुआ है? किस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक है? तो राजस्थान का मैदान। दोस्तों राजस्थान का जो मैदान है ना वो अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? राजस्थान राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को कहते हैं रोही। तो राजस्थान के लोग जो बांगर की उर्वर भूमि है ना उसको रोही कहते हैं। राजस्थानी लोग बांगर की उर्वर मैदान को रोही कहते हैं। 139 नंबर कहा कि ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा विकसित विशाल मैदान को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी के द्वारा जो विकसित विशाल मैदान है उसको दोस्तों हम कहते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। उसको ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। 140 नंबर है, भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम किनारे पर बालू के टीलों से ढके तरंगित मरुस्थल मैदान को कहते हैं थार का मरुस्थल। ये तो हो गया। भारत के अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम किनारे पर बालू के टीलों से ढके एक तरंगित मरुस्थल मैदान को कहते हैं थार मरुस्थल, ठीक है। आगे देखेंगे कि थार मरुस्थल विस्तार भारत में किन राज्यों में है? तो गुजरात में है,
राजस्थान में है, पंजाब और हरियाणा में भी है। थार मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में थार मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। आगे है 142 नंबर। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व किस मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है? थार में। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व किस मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है? वह थार में देखने को मिलता है। अच्छा, सफेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं कच्छ के रण को। सफेद मरुस्थल किसको बोलते हैं? कच्छ के रण को। सफेद मरुस्थल बोलते हैं दोस्तों कच्छ के रण को। अगला है, प्रारूपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। प्रारूपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रारूपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रारूपीय पठार का उत्तर पश्चिम में विस्तार अरावली पर्वतमाला व दिल्ली तक है। कहता है कि प्रारूपीय जो पठार है ना, प्रारूपीय पठार का उत्तर पश्चिम में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? प्रारूपीय पठार का उत्तर पश्चिम में विस्तार कहाँ से? अरावली पर्वत से लेकर दिल्ली तक। प्रारूपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में कहाँ तक है? अरावली पर्वत से दिल्ली तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 150 तक करेंगे, खत्म करेंगे इसको। इसमें 200-225 क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखेंगे बढ़िया से। एक और इसका वीडियो आएगा। कहता है प्रारूपीय पठार की पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? प्रारूपीय पठार का पूर्व में विस्तार है राजमहल की पहाड़ी तक। प्रारूपीय पठार का पूर्व में विस्तार राजमहल की पहाड़ी तक है। प्रारूपीय पठार का पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? राजमहल की पहाड़ी तक है। ठीक है, अगला है कि प्रारूपीय पठार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रारूपीय पठार, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, एकदम सही है। प्रारूपीय पठार की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। अच्छा, प्रारूपीय पठार का जो निर्माण हुआ है गोंडवाना लाइन के टूटने से हुआ है, ये बात भी 100% सही है। प्रारूपीय पठार का निर्माण गोंडवाना लाइन के टूटने से हुआ है, ये सही है। अच्छा, प्रारूपीय पठार प्राचीनतम भूभाग पैंजिया का हिस्सा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो प्रारूपीय पठार के बारे में हमने क्या देखा? इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ है, यह प्राचीन भूभाग पैंजिया का ही एक हिस्सा है, ये बात सही था। कहता है कि कच्छ पहाड़ी एवं मांडव की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। कच्छ पहाड़ी और मांडव पहाड़ी गुजरात में। कच्छ पहाड़ी और मांडव पहाड़ी गुजरात में। कच्छ पहाड़ी और मांडव की पहाड़ी दोस्तों गुजरात में स्थित है। दो और देख लेते हैं। कहता है कि वर्धा, गिरनार एवं गिर पहाड़ी किस राज्य में है? गुजरात में है। वर्धा, गिरनार और गिर पहाड़ी गुजरात में है। वर्धा, गिरनार और गिर, वर्धा, गिरनार और गिर, वर्धा, गिरनार और गिर कहाँ है? गुजरात में है। वर्धा, गिरनार और गिर, वर्धा, गिरनार और गिर दोस्तों गुजरात में है। वर्धा, गिरनार और गिर पहाड़ी गुजरात में है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन काफ़ी इंजॉय किए होंगे। क्वेश्चन याद 2-4 बार देख लीजिए, वीडियो आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं, इसी का एक और पार्ट आएगा उसमें। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।